स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया और यूएस के कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से है। जिस टेरर ग्रुप के द्वारा इंडिया में पहलगाम का जो अटैक किया गया था, जिसमें काफ़ी सारे सिविलियन पर्सन्स का डेथ हुआ था, तो उस ग्रुप को 2 कैटेगरीज के अंदर में यूएस के द्वारा ऐड किया गया है एज ए ग्लोबल टेररिस्ट के रूप से। आप देखिए कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको बताया गया है जो यूएस के आउटसाइड एरियाज़ में ऑपरेट करता है। सेकंड, इसको बताया गया कि स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट है वो इसको बताया गया है। अब अगर हम बात करें टीआरएफ के बारे में, तो टीआरएफ बेसिकली आप देखिए कि एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी का, लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। 2019 के समय ये मेनली रूप से एग्जिस्टेंस में आता है जब इंडिया के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था आर्टिकल 370 के थ्रू, जिसको डाइल्यूट किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप से वहाँ पे क्रिएट किया गया। तो आप देखिए कि किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा समय है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप से वो इसको देखते हैं कि उस दौरान में लोगों को रेडिकलाइज किया जा सके, लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कंट्री के अगेंस्ट में जो फीलिंग्स हैं उसको मोर वे के अंदर में वो यूटिलाइज कर सकें। और उसी दौरान में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि टेरर फंडिंग की रिगार्डिंग में आप देखें कि सैंक्शन है जो इम्पोज करता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ एक्शंस हैं वो भी लिए गए थे, जो उनके मेनली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से वर्क करते हैं उनके अगेंस्ट में सैंक्शन था, किसी तरीके का जो फंडिंग है उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। तो एक नया ग्रुप है जिसको क्रिएट किया गया एज ए प्रॉक्सी के रूप से, जिससे फंडिंग भी अरेंजमेंट हो सके और एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उनको भी वहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। टीआरएफ के बाद में टीआरएफ के द्वारा उसके लेटर फेज में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना हो, जो माइग्रेंट लेबरर्स वहाँ पे विजिट करते हैं उनको टारगेट करना हो, पुलिस पर्सनल्स को भी टारगेट इनके द्वारा किया गया था। 2024 के समय आप देखिए कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिथियम के जो रिजर्व हैं वो भी मिले थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो स्टूडेंट्स, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कंदरबल का जो एरिया है, अनंतनाग का एरिया है, वहाँ पे इनके द्वारा पहलगाम से पहले भी जो अटैक हैं वो किए गए थे। पहलगाम टेरर अटैक के बारे में अगर हम देखें तो जो हमारे टूरिस्ट पर्सन हैं वो उस एरिया के अंदर में विजिट करते हैं। टूरिस्ट क्यों वहाँ पे विजिट करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वहाँ पे मिडो फॉर्मेशन का एक फीचर क्रिएट होता है, जैसा स्विट्ज़रलैंड के अंदर में हम देखते हैं कि ग्रास रूट जो ग्रास का आप देखिए कि जो का एक ओपन एरिया जिसमें लेक है वो भी हुआ करती है, तो टूरिस्ट उसके लिए विजिट करते हैं उस एरिया के रिगार्डिंग में जहाँ पे इनके द्वारा जो अटैक है वो किया गया था। अब अगर हम यूएस के इन डिसीजंस के बारे में देखें तो अब देखिए कि डिसीजन इंडिया और यूएस का जो काउंटर टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में कोऑपरेशन को ये शो करता है। यूएस के द्वारा समय समय पे इंडिया का जो टेररिज्म के अगेंस्ट में जो इनिशिएटिव हैं उनको एंडोर्स भी किया गया है, उनको आप देखिए कि वहाँ पे भी उनको डेजिग्नेट करने का, उनके अगेंस्ट में फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन ना हो, फाइनेंशियल फंडिंग ना हो उन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसके भी एक्शंस हैं वो लिए गए। क्या स्टूडेंट्स, यूएन का भी कोई बॉडी इस तरीके से वर्क करता है टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक कमेटी है 1267, उस कमेटी को हम जानते हैं जो कि ग्लोबल सैंक्शन है वो लगाता है एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी। इंडिविजुअल पर्सन है, ग्रुप है, उनके अगेंस्ट में भी एज ए ग्लोबल टेररिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करना हो या किसी पर्सन को वहाँ पे डिक्लेयर करना हो। और इंडिया का अगर हम टेररिज्म के अगेंस्ट में इनिशिएटिव का बात करें तो 1996 का वो समय है जब आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं, इवन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी उस समय टेररिज्म को गुड फेज ऑफ टेररिज्म या बैड फेज ऑफ टेररिज्म के रूप से कहा करते थे। इंडिया में जो भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स होते थे, जो एंटी इंडिया मूवमेंट्स होते थे, उसको वो डिफरेंट वे में बताते कि वहाँ के लोगों का वो रेजिस्टेंस है, वो कंट्री के अगेंस्ट में मूवमेंट है वो नहीं है। बट जब आप देखिए कि 9/11 का जब इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ हैं, उनका एक डेजिग्नेशन है वो चेंज होता है। अब कोई भी ऐसा थ्रेड जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, वो टेररिज्म का यहाँ पे बेसिकली एक
पार्ट है। तो यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में सीसीआईटी का जो इनिशिएटिव है, कम्प्रीहेंसिव जो कन्वेंशन है टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो इंडिया के द्वारा ही प्रपोज किया गया था 1996 के समय में। तो ये टेरर अटैक के बारे में हुआ। पहलगाम के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, 26/11 का इंसिडेंट क्या है, जो 2008 के समय मुंबई के अंदर में जो टेरर अटैक हुए थे, उसके बाद में आपको इतना लार्जर लेवल के ऊपर में जिसमें सिविलियन पर्सन्स का कैजुअलिटी हुआ, ये पहलगाम का जो अटैक देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में इंडियन फोर्सेज ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू आप देखिए कि इनिशियली पार्ट में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो सिविलियन कम्युनिटी है या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज है वो नहीं किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जब इंडिया का जो स्ट्राइक हुआ उसी के अगेंस्ट में आप देखें कि उसके बाद में वहाँ पे जो टेररिस्ट पर्सनस का डेथ हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके भी जो पर्सनल हैं वो प्रेजेंस थे, उनका जो लास्ट राइट्स हैं उसके दौरान में। तो ये शो करता है कि कैसे वहाँ का जो मिलिट्री अथॉरिटी है उनका एक रिलेशन है, कैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस को वो प्रॉक्सी के रूप से यूज करते हैं, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स को आप देखिए कि यूटिलाइज करने के रिगार्डिंग में कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डैमेज हैं वो कर सकें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, तो आप देखिए कि काफ़ी बार यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है मेंस के पेपर के अंदर में, ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं। तो ये वो पर्सन है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सिंपैथी रखते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेज का मूवमेंट है उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ग्रास रूट लेवल के ऊपर में इनका प्रेजेंस है वो होता है। डिफेंस फोर्सेज कैसे ऐसे एरिया में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मोर ज़रूरत है, लोग वहाँ पे रेडिकलाइज हो सकते हैं, उस एरिया में डिफेंस फोर्सेज कैसे अपने इनिशिएटिव्स को कैरी आउट करती है। तो आप देखिए कि विनिंग हार्ट एंड माइंड का एक कॉन्सेप्ट है, विनिंग हार्ट एंड माइंड, कि हर एक जब उनको ज़रूरत होती है तो डिफेंस पर्सनल्स ही वहाँ पे प्रेजेंट हुआ करते हैं। 2014 के समय आप देखिए कि जब जम्मू का जो एरिया है, स्पेशली कश्मीर के एरिया के अंदर में जब फ्लड होता है तो हमारी ही डिफेंस फोर्सेज के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और इसके अलावा हेल्थ के वहाँ पे कैंप्स लगाना, अलग अलग कैंप्स लगाना, जिसमें वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो पर्सन्स जो प्रेजेंट्स हैं, उनको एक बेटर कनेक्टिविटी है वो फील करवाया जा सके। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने कुछ टेररिज्म के रिगार्डिंग में जो एरियाज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया और इंडिया के इनिशिएटिव्स को देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिन जज के अगेंस्ट में उन आप देखिए कि रिमूवल मोशन है जिसको प्रपोज किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर में, उनके द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन है वो फाइल की गई है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय जो सीजीआई थे उनके द्वारा एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो सेटअप किया गया था इनके अगेंस्ट में। तो एक पैरेलल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल उस कमेटी को इनके द्वारा अपनी पिटीशन के अंदर में बताया गया। और आप देखिए कि उसी इंक्वायरी कमेटी का एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट को उस समय के जो सीजीआई हैं जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के साथ में रेफ़र करते हैं और इनके रिमूवल प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि इनका रिमूवल यहाँ पे कैरी आउट है वो करवाया जाए। आने वाले मानसून सेशन के अंदर बताया गया है कि इनके रिमूवल की रिगार्डिंग में जो मोशन है वो प्रपोज किया जाएगा। अब इनके द्वारा जो पिटीशन में जो एरियाज़ डिस्कस किए गए हैं उनके बारे में एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो है वो सर्कुलेट करता है कि इनका जो हाउस एरिया था, इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका जो हाउस एरिया था वहाँ पे एक फायरिंग का इंसिडेंट आता है। और फायरिंग के बाद में जब फायरिंग टीम वहाँ पे पहुँचती है तो काफ़ी सारे जो करेंसी नोट्स हैं वो मिलते हैं। करेंसी नोट्स मिलने के बाद में आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर में जब भी कोई वीडियो ऐसा सर्कुलेट होता है तो उसके ऊपर में लोट्स ऑफ जो डिस्कशन है कि जजेज के पास में इतने जो मनी हैं, जो करेंसी नोट्स हैं वो कैसे वहाँ पे अवेलेबल थे। तो इसके रिगार्डिंग में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। उसके बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इन हाउस इंक्वायरी हैं उसको ऑर्डर करते हैं। वो अपना रिपोर्ट को आप देखिए कि जिसको रेफ़र कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को, और अब इनका रिमूवल मोशन जो आने वाले समय में आ सकता है। इनके द्वारा जिनको टारगेट जिन एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के अंदर में बताते हैं, ये आर्टिकल है 218। इनके अंदर में क्या बताया गया है, इनमें बताया गया है कि जज का जो रिमूवल प्रोसेस है स्पेशल मेजॉरिटी का रिक्वायरमेंट है जजेज इंक्वायरी एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के द्वारा ही ये बेसिक प्रोसेस है वो कैरी आउट किया जा सकता है।
तो जो एक्स्ट्रा जो इन्होंने जो आप देखिए कि जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है जिसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, उनको इन आर्टिकल्स का जो वायलेशन के रूप से देखा है उसको इनके द्वारा। सेकंड, इनके द्वारा कहा गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि हमारे यहाँ जो मोंटेस्क्यू के द्वारा प्रपोज किया गया था कि जो जुडिशरी सेपरेट रहेगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेशन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में एक काइंड ऑफ कोऑपरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन, उनका लॉ फ्रेमिंग, उसके बारे में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर को भी ये बेसिकली वायलेट करता है। जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसको ये वायलेट करता है। बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रोसेस का जो पार्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और स्टूडेंट्स इन्होंने ये बताया कि इनके जो हाउस का जो इंसिडेंट है उसके अगेंस्ट में ना तो कोई पेटिशन फाइल हुआ था, ना किसी ने वहाँ पे कंप्लेंट है उसको फाइल किया था, तो उनके अगेंस्ट में इस तरीके से एक्शंस हैं वो क्यों यहाँ पे लिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स जब भी हम ऐसा जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंक्वायरी प्रोसेस है जो इनके द्वारा कहा गया है, तो इसके रिगार्डिंग में आपको एक आर्टिकल जरूर से पता होना चाहिए। आर्टिकल 20 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 20 के अंदर में क्या मेंशन है कि प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, की ऑफेंस के अगेंस्ट में आप कन्विक्शन हुए हो तो उसके अगेंस्ट में आपको किस तरीके का जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल है। 3 पॉइंट्स आर्टिकल 20 के अंदर में मेंशन है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि आपको जो बैक डेट के अंदर में किसी भी तरीके से जो यहाँ पे जो पनिश है वो नहीं किया जाएगा। सपोज कीजिए आपने कोई क्राइम कमिट किया है, क्राइम के अंदर में आपको पनिशमेंट अवेलेबल है 2 ईयर का, और ऐसा नहीं है कि आपने जो क्राइम कमिट कर दिया उसके बाद में लॉ है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, या आपके सज़ा के बाद में लॉ एग्जिस्टेंस में आता है, फिर बाद में आपका पनिशमेंट का जो फॉर्म है उसको चेंज कर दिया जाए। बट ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये सिविल केसेस में नहीं अप्लाई होगा। बैकडेट के अंदर में, रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में सिविल केसेस का जो प्रोसेस है उसको चेंज किया जा सकता है। ये मीन्स सिविल का जो फाइन है उन प्रोसेस को बदला है वो जा सकता है। नो डबल जियोपार्डी है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। तो जो डबल जियोपार्डी है उसी प्रोसेस का ही इनके द्वारा डिस्कशन है। आप देखिए कि नो डबल जियोपार्डी है, इस प्रोसेस में बताया गया है कि आप जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो प्रोसेस है उसको इसके अंदर में आप इंक्लूड है वो नहीं करोगे। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार जो कम्प्लीटली यहाँ पे एग्जामिन किया गया, 2 बार आप इस प्रोसेस से हैं वो निकले हो इंक्वायरी प्रोसेस से, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को इसके अंदर में नहीं इंक्लूड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानसून के बारे में है, हमारा जो कर्तव्य पथ है उसका फ़ोटो को शो किया गया है कि कर्तव्य पथ के ऊपर में जो मानसून बारिश रिसीव हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे पीएम सर बिहार के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे, तो वहाँ पे उनके द्वारा कुछ काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनाउंस किया गया है। अपनी गवर्नमेंट के वापस से वहाँ पे रिटर्न करने के बारे में डिस्कस है वो किया गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एरियाज डिस्कस हैं। एक तो आप देखिए कि मोतीहारी के बारे में बताया गया है। मोतीहारी तो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चंपारण के बारे में भी मेंशन है। चंपारण आपको पता होना चाहिए, जब एम.के. गांधी इंडिया के लिए आते हैं, एम.के. गांधी इंडिया के लिए आते हैं तो क्या किसी मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं इनिशियली? आप देखिए कि गांधी जी के द्वारा इनिशियली कोई मूवमेंट नहीं ज्वाइन किया जाएगा। पहले वो इंडिया को समझने के लिए एक टूर को कैरी आउट करेंगे। जब भी आप अगर आप देखिए कि सिविल सर्विस में आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पोस्टेड रहोगे तो इनिशियली आपका भी काम यही होना चाहिए, एक बार डिस्ट्रिक्ट का आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को आप टूर करो, डिस्ट्रिक्ट को देखो कि उसका क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। उसी के बाद में आप डिसीजन लोगे कि आपका 1 साल का 2 साल का जो टेन्योर रहेगा उसमें कैसे आप वर्क को कैरी आउट करोगे। तो एम.के. गांधी भी उसी समय में, उस समय होम रूल मूवमेंट है वो हुआ करता था। होम रूल मूवमेंट के अंदर में ये ज्वाइन है वो नहीं करते हैं, और इनके द्वारा इंडिया को जो टूर है वो किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि ईस्टर्न जो चंपारण का जो एरिया है वहाँ से एक राजीव कुमार शुक्ल नाम के पर्सन है, राजीव शुक्ल हैं। राजीव शुक्ल के द्वारा इनको एक लेटर लिखा जाता है एम.के. गांधी को। तो स्टूडेंट्स राजीव शुक्ल नहीं, राजकुमार शुक्ल उनका नेम था। तो उनके लेटर के बाद में एम.के. गांधी वहाँ पे विजिट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जिस तरीके का जो डिमांड था इंडिगो प्लांटेशन के रिगार्डिंग में, वो डिमांड वहाँ पे मान लिया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपके PCS एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंपारण के विजिट के दौरान में कौन वो पर्सन थे जिन्होंने एम.के. गांधी का जो लाइफ है उसको सेव किया था। एक इन्हीं के एक
कुक हुआ करते थे, जो इनका खाना प्रिपेयर करते थे, उनके द्वारा आप देखेंगे कि फूड के अंदर में कुछ मिला दिया गया था, बाद में उसी पर्सन के द्वारा इनको रिवील किया जाता है। तो उनको काफ़ी बार कहा जाता है कि कौन वो पर्सन है जिन्होंने इनका जो लाइफ है उसको सेव किया था वहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा वो सिस्टम था जिसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे? 3 कठिया वो सिस्टम हुआ करता था जिसके अगेंस्ट में इनके द्वारा चंपारण के अंदर में प्रोटेस्ट किया गया था। किसका प्लांटेशन था? इंडिगो का था। वो क्या इन्होंने वहाँ पे कुछ लीडर्स हैं वो क्रिएट किए थे, क्योंकि एम के गांधी इनिशियल पार्ट में इंडिया का जब टूर करेंगे तो अलग अलग पार्ट में लीडर्स हैं वो क्रिएट करेंगे। जैसे खेड़ा का जो मूवमेंट है उसके अंदर में हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एक मेन डोमेन के अंदर में एंट्री करवाते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, इंदुलाल याग्निक हैं, उनका बेसिकली जो मेन डोमेन में एंट्री है उसी चंपारण मूवमेंट के थ्रू होता है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा रसिया का जो आप देखिए रोजनेफ्ट नाम का जो कंपनी है उसका पार्टनरशिप के अंदर में एक रिफाइनरी है इंडिया के गुजरात के अंदर में, तो उस रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन है वो लगाए गए हैं कि रशियन एनर्जी के साथ में किसी का भी लिंकेज है उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि उनके जो सैंक्शन है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। जो डबल स्टैंडर्ड है उसके रिगार्डिंग में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि इंडिया के अंदर में ही जो रिफाइनरी है उसके थ्रू जो प्रोडक्ट है रिफाइन होने के बाद में यूरोपियन यूनियन को जाता है, अब उनके द्वारा उसके अगेंस्ट में जो सैंक्शन है वो लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? आपको पता ये होना चाहिए कि इंडिया का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसके बारे में, कि क्रूड ऑयल तो हम आप देखिए कि काफ़ी सारा ये इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, बट जो रिफाइनरी का जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करने की वजह से रिफाइनिंग जो प्रोडक्ट हैं वो भी हम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कैरी आउट करते हैं। इंपोर्ट तो हम क्रूड ऑयल करते हैं, बट आप देखिए कि जो एक्सपोर्ट है वो रिफाइनिंग प्रोडक्ट है वो इंडियन रिफाइनरीज के थ्रू किया जाता है अदर कंट्रीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील के अगेंस्ट में मोर टैरिफ को इम्पोज करने का कहा गया था कि उनके द्वारा रसिया के अगेंस्ट में, रसिया से क्रूड ऑयल को परचेज किया जाता है, रसिया का जो यूक्रेन के अगेंस्ट में वॉर है उसको ये फंडिंग करते हैं। बट आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन में स्पेशली अगर हम बात करें, नोर्ड नाम का जो स्ट्रीम है, जो गैस का, नेचुरल गैस का पाइपलाइन है जो कि रसिया और जर्मनी को कनेक्ट करता है, आप देखिए कि वहाँ से ऑयल है वो भी यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट कर रहे थे। अभी रिसेंटली ये जो यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं, ऑयल का इंपोर्ट है, नेचुरल गैस का इंपोर्ट था यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के द्वारा। जो सैडो फ्लीट है उसको भी आप देखिए कि यहाँ पे बैन करने का कहा गया है। सैडो फ्लीट के थ्रू जो रसिया अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरीके से सेल कैरी आउट करता था यूरोपियन यूनियन के अंदर में। यहाँ पे एक ट्विटर अकाउंट के क्रिएशन के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका नाम से ऐसा कोई अकाउंट बना दिया गया। तो आप देखिए कि कैसे जो फेक अकाउंट बनाना, एक्स नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे ऑफिशियली अकाउंट्स इस तरीके से बनाए गए, तो उसको आप देखिए कि यहाँ पे सस्पेंड है वो किया गया है। ईडी का इनको यहाँ पे रेड के बारे में है, कंटिन्यूस एग्जाम में आप देखिए कि हमने इसको रीड किया है। अब ये जो यहाँ पे रेड है हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। अरावली आप देखिए कि हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये फीचर है, हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में ये सिचुएटेड है। गुजरात, राजस्थान, सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है, और हरियाणा के बाद में दिल्ली के अंदर में जो रायसीना हिल्स का एरिया है वहाँ तक अरावली है उसका एक्सटेंशन है। ये ओवर द ग्राउंड है। अंडर द ग्राउंड आप देखिए अरावली का एक्सटेंशन हरिद्वार तक बताया करते हैं, ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर में भी ये मेंशन है। और स्टूडेंट्स, दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली रिज का एरिया है वो इसी अरावली का ही एक्सटेंशन है वो बताते हैं, जो राजेंद्र नगर सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके नियर बाई एरियाज़ में भी वो सिचुएटेड है। तो ये तो हुआ बेसिकली अरावली के बारे में। अब अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है, गुरु शिखर राजस्थान में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, अरावली के ऊपर वहाँ पे एक जंगल सफारी का जो प्रपोजल है हरियाणा के अंदर में कि जंगल सफारी वहाँ पे किया जाए, तो उसी के बारे में है। जैसे कि वंतारा नाम का जो जंगल सफारी है जो गुजरात में क्रिएट किया गया है, तो क्या प्राइवेट बेसिस के ऊपर में जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे सफारी है वो इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। क्या प्राइवेट सफारी जो ये फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में क्रिएट करना अलाउ है हमारे लॉज के अंडर में?
नेक्स्ट अगर हम बात करें यमन के बारे में है तो नमीशा प्रिया के ही केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर टॉक्स को वहाँ पे डिसाइड करे। उनका जो पनिशमेंट है जिसको कि पोस्टपोन्ड किया गया था, जिसके अंदर में केरल के एक स्कॉलर हैं उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है वो बताया गया है। अभी ऑफिशियली आप देखिए कि रिवील इस वजह से भी नहीं किया गया कि कम्प्लीटली उनको जो पार्डन है वो नहीं मिला है, उनका पनिशमेंट का ही पोस्टपोन्ड हुआ है। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है इस केस के रिगार्डिंग में, क्योंकि होती जो रेबल ग्रुप हैं जो कि यमन के वहाँ पे रूल किया करते हैं, तो होतीज के साथ में किसी तरीके का इंडिया का आप देखिए कि ऑफिशियली रिलेशन है वो नहीं है। यमन का जो गवर्नमेंट है वो आदेन के एरिया के अंदर में अभी प्रेजेंट करती है, उसी एरिया में उनका लिटिल बिट रूल है। तो आप देखिए कि यमन का जो गवर्नमेंट है उससे पहले वो रियाज से रूल किया करते थे, तो उनका ऑफिशियली जो एरिया है जहाँ पे उनको जेल में रखा गया है वो होतीज के कंट्रोल में है। यमन का गवर्नमेंट का वहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं है। ब्लड मनी है वो प्रोवाइड किया जाए, इस इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया, जो हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यमन का आप देखिए कि सदर्न पार्ट में जो आइलैंड है स्कोत्रा आइलैंड है वो हमने देखा था। स्कोत्रा आइलैंड अपना यूनेस्को जो हेरिटेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे ड्रैगन नाम का जो ट्री मिलता है जिसका कैनोपी अम्ब्रेला शेप का हुआ करता है। तो ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बेबल मंदाब नाम का स्ट्रेट है, ये आप देखिए अरेबियन पेनिनसुला है। सपोज कीजिए यहाँ पे यमन है, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड है, यहाँ पे स्कोत्रा आइलैंड है। और ये जो एरिया है वो कौन सा चैनल है जो कनेक्ट करता है यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन को इंडियन सी के साथ में, ये आप ज़रूर से बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के बारे में है, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि विकास कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वो लाया गया अभी रिसेंटली। कब ये एग्जिस्टेंस में आएगा स्टूडेंट्स? जब रबी का जब सेशन स्टार्ट होगा अक्टूबर के समय में ये एग्जिस्टेंस में आएगा। 24,000 करोड़ रुपए हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं ईयरली बेसिस के ऊपर में, और सिक्स ईयर तक ये स्कीम है जिसमें सबमर्जेंस किया गया है। सबमर्जेंस कैसे किया गया है? कन्वर्जेंस किया गया है। हमारी जो 36 जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में, उनका यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है 36 स्कीम्स का। 11 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है कि जिसके थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर को जो रिवाइवल है वो किया जाए। अब स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि यहाँ पे ये स्कीम का जो स्ट्रक्चर है, इतना पैसा मिलेगा जब से ये स्टार्ट होगा, इतना स्कीम्स का यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है। क्यों इस स्कीम को लाया गया? स्कीम को इस वजह से लाया गया है कि विद इन द स्टेट के अंदर में भी आपको डिस्पैरिटी मिलता है। कोई ऐसा एरिया है, सपोज कि जब भी हमने अरावली के बारे में राजस्थान के पर्सपेक्टिव से देखा था, तो राजस्थान का आप देखिए कि अगर आप राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट अगर आप देखोगे, अरावली से जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो बेटर नहीं है। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो वहाँ पे कंडीशंस वैसा है जैसा प्लेन का जो एरिया होता है, जो सेमी एरिड कंडीशन होती हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर कंडीशंस भी बेटर हैं, वाटर का भी अवेलेबिलिटी है। और अभी तो वहाँ पे कैनाल के बारे में भी कुछ समय से डिस्कशन था। ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऐसा विद इन द स्टेट भी एक डिस्पेरिटी है कि एक एरिया के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, एक एरिया के अंदर में ओनली वन सीजन का ही क्रॉप है वो वहाँ पे कर पाते हैं मानसून समय का, जो कि मानसून से बारिश हो पाता है। तो विद इन द स्टेट का डिस्पेरिटी को हमें कम करना है। विद इन द जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रोडक्टिविटी है उसको हमें कम कर रिड्यूस करना है। इसके अंदर में बताया गया कि कैसे यहाँ पे ये कैरी आउट होगा। लो प्रोडक्टिविटी, लेस क्रेडिट का अवेलेबल होना, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को किया जाएगा प्रोडक्टिविटी जिससे यहाँ पे बूस्ट हो सके। नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, नीति आयोग का जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो उसके थ्रू हर एक स्टेट के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए उसको जो फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे इस धन धान्य कृषि योजना का जो पार्ट है वो बना दिया जाए। क्या कोई जो फेमस स्कीम है जैसे फसल बीमा योजना था, PM किसान सम्मान निधि था, क्या उनको भी यहाँ पे इसके अंदर में कन्वर्ज किया गया है? यस स्टूडेंट्स, उनको भी इसके अंदर में इंक्लूड है वो किया गया।
अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को पब्लिक स्पेंडिंग का मोर ज़रूरत है, कि मोर स्पेंडिंग हो, मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट हो, मोर जो टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन है वो कैरी आउट हो सके, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि एक नुकसान का जो प्रोसेस हुआ करता है वो बेनिफिशियरी के रूप से इम्प्रूव यहाँ पे हो। स्टीम पीड के इंसिडेंट के बारे में है जो कि बेंगलोर के वहाँ पे हुआ था। विक्ट्री सेलिब्रेशन आईपीएल का एक टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो उस दौरान में वो स्टीम पीड होता है। तो अब आप देखिए रिपोर्ट उसका आया था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी इस इंसिडेंट के बारे में सीखते हुए मोर यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्सिबल मैनर में आने वाले समय के जो इवेंट ऑर्गेनाइज हों, कैसे पब्लिक है उसको मैनेज किया जाए, प्रॉपर वे के अंदर में एंट्री और एग्जिट जो गेट्स हैं वो रहें, तो क्राउड का मैनेजमेंट हो सके हर एक इवेंट के अंदर में। स्टूडेंट्स, ये गुजरात के बारे में है। ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। माही सागर वो रिवर है, माही सागर रिवर के ऊपर में इस तरीके से ब्रिज का कोलैप्स होता है और लोगों का जो डेथ है वो हो गया था उस इंसिडेंट के अंदर में, कुछ लोग बह भी गए थे उसमें। तो आप देखिए कि माही सागर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रिवर है। माही सागर जो रिवर है, माही रिवर को ही बोला करते हैं माही सागर, क्योंकि गुजरात के इस एरिया के अंदर में, वडोदरा के एरिया के अंदर में ये वाइड काफ़ी वास्ट आपको देखने के लिए मिलती है। माही रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, फिर राजस्थान को चली जाती है, राजस्थान से फिर वापस से आती है गुजरात के अंदर में। तो स्टूडेंट टू टाइम्स ये जो रिवर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23.5 जो लैटिट्यूड है उसको 2 टाइम्स ये कट करती है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। तो ये आपको एक बेसिक फीचर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो केसेस सामने आते हैं कि कोई इंसिडेंट होने के बाद में ही हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है। तो स्टूडेंट, समय समय पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्यों एग्जामिन नहीं करते हैं, समय समय पे उनको एग्जामिन करने का क्यों ज़रूरत नहीं है कि उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग में लोकल पर्सनस के द्वारा कहा गया कि जब भी वो इस एरिया से मूव करते थे तो उसके अंदर में ऐसी जो उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग में कंसर्न है उसको वो रेज किया करते थे। तो समय समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको रिव्यू किया जाए, उसको जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो न्यूज है वो है हमारा नेवल प्रोसेस। एक आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में अभी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था, उनके द्वारा नर्मदा के ऊपर में जो कैनाल है उस पर कुछ ब्रिज हैं जिनको कि रोका गया, बट इस इंसिडेंट के बाद में ही वो हो सका है। अगर आप देखिए कि इंसिडेंट ना होता तो उन जो ब्रिज हैं उनका भी जो एग्जामिन है वो नहीं किया जाता। इससे पहले गुजरात के अंदर में मोरबी का एरिया है, मोरबी के वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। मोरबी में जो सस्पेंशन जो बेसिकली जो ब्रिज था उसमें काफ़ी सारे लोगों का जो डेथ है वो भी हुआ था 2022 के समय में। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे मच्छू रिवर या ऐसे कुछ रिवर है जो फ्लो करती है मोरबी एरिया से, तो रिवर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे माही रिवर को ही माही सागर बोलते हैं और 23.5 आपको पता होना चाहिए। निस्तार के बारे में है, क्या है निस्तार? इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट्स वेसल है जो कि नेवी के अंदर में जिसको कमीशन किया गया है। अब आप देखिए कि हमारा जो शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में हमारी जो नेवल फोर्सेज का भी यहाँ पे इंडिजीनियस वे के अंदर डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ है। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है निस्तार। क्या है? डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो कि इंडिजीनियस वे में डेवलप करते हुए नेवी के अंदर में उसका कमीशन है वो हुआ है। स्टूडेंट्स, कुछ एलिफेंट है उनका आप देखिए कि ट्रेन के साथ में कोलिजन हुआ, ट्रेन उनके ऊपर से पास हुआ है बंगाल के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे एलिफेंट्स का संख्या काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही नंबर्स के अंदर में एलिफेंट हैं, वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर हैं वो भी बनाए गए हैं। आप देखें कि एलिफेंट्स कॉरिडोर भी बनाए गए हैं, बट कॉरिडोर एग्जिस्ट करने के बाद में भी इस तरीके का इंसिडेंट आता है कभी कभी। तो आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो इनका इलेक्ट्रिसिटी करंट के साथ में टच होना, फिर वहाँ पे इनका डेथ का जो न्यूज़ है वो भी सामने आता है। तो इन सेफ्टीज़ को और मोर इंश्योर करने का ज़रूरत है इनको। अब देखिए कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो ना सामने आए, मोर सेफ्टी है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, टर्की के बारे में है। टर्की के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने रसिया के पॉलिटिकल लीडर के साथ में डिस्कशन किया है कि जो सीरिया के सदर्न पार्ट में जो हो रहा है वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, सीरियन फोर्सेज ने जो वहाँ से
आप देखिए कि पुश आउट का जो कैंपेन वहाँ पे पुल आउट का जो कैंपेन स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स वो बेसिकली एक रीजनल थ्रेट को क्रिएट करता है, रीजनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस उसको रेज करता है, ये उन्होंने डिस्कशन के थ्रू कहा गया। रसिया में एक रशियन अमेरिकन जो वुमेन है, रशियन यूएस का जो वुमेन है, उसको स्मगलिंग के रूप से अरेस्ट किया गया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट जर्मनी के वहाँ पे अखबान ओरिजिन के कुछ पर्सन्स हैं जिनके द्वारा कुछ अटैक्स के अंदर में उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो उसी को देखते हुए जर्मनी के द्वारा कतर के साथ में नेगोशिएट करते हुए उन लोगों को जर्मनी से अफगानिस्तान के लिए वापस से डिपोर्ट है वो कर दिया है। तो वहाँ पे आप देखिए कि कुछ इंसिडेंट सामने आए थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान में भी, जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है उस दौरान में भी, कि कोई पर्सन है अपना कार लेके पब्लिक के ऊपर ही आप देखिए कि यूज कर लिया है उसको। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे सेफ्टी के जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उनको रेज करता है। जो यूएस के द्वारा कहा गया है कि ब्राज़ील इंडिया और चाइना के अगेंस्ट में मोर टैरिफ को लगाया जाए, तो इसको आप देखिए कि जो अनएक्सेप्टेबल एक ब्लैकमेल का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप से देखा है ब्राज़ील के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा। सीरियन फोर्सेज हैं जो आप देखिए कि वहाँ पे उस एरिया के अंदर में जो स्वेदा का एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया में जो ड्रूज का एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि जो क्लैश है वो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, जो ब्योदिन नाम से जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, तो आप देखिए कि हमारे अरब जो डेजर्ट एरिया है उसमें रहा करती है, उनका वहाँ पे प्रेजेंस है, तो उनसे एक कन्फ्लिक्ट है वो हुआ है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, जो होमवर्क है उसको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।